ठीक है दोस्तों, आज अपन जो नया टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है डिस्टेंस रिले। पावर सिस्टम प्रोटेक्शन में प्रोटेक्शन स्कीम्स के अंदर अपन डिस्टेंस रिले पढ़ेंगे। अब क्या होता है, जनरली रिले की वर्किंग तो पता ही है। रिले क्या होता है? रिले क्या होता है? एक ट्रिपिंग सिग्नल जनरेट करता है, जो सर्किट ट्रिपिंग सिग्नल जनरेट करता है, जो सर्किट ब्रेकर के पास जाता है। सर्किट ब्रेकर क्या करता है? हेल्दी सेक्शन और फॉल्टी सेक्शन को अलग कर देता है। अब यहाँ पे एक टर्म आती है डिस्टेंस रिले, यानी ऐसा रिले जो कि ना वर्क करेगा डिस्टेंस के रिगार्डिंग, मतलब एक पर्टिकुलर दूरी या फिर है ना एक डिस्टेंस को लेके डिस्टेंस को मेजर करके प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। अब कैसे, इसको डेफिनेशन समझते हैं। एज द मेजर क्वांटिटी इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस अलोंग द लाइन। जो क्वांटिटी मेजर्ड होगी इस डिस्टेंस रिले के द्वारा, जो क्वांटिटी मेजर होगी वो किसके प्रोपोर्शनल होगी? डिस्टेंस के अलोंग, जो लाइन के अलोंग जो डिस्टेंस है उसके प्रोपोर्शनल होगी मेजर क्वांटिटी। इसलिए अपन इसको डिस्टेंस रिले कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस के रिगार्डिंग मेजर कर रहा है। ठीक है, जो मेजर क्वांटिटी है वो डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, इसलिए अपन इस रिले को डिस्टेंस रिले कहते हैं। अब भैया डिस्टेंस रिले ये तो जनरली इतना समझ में आया नहीं होगा, भैया कैसे क्या कह रहे हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आगे चलो, आगे इसके टाइप्स होंगे, उस टाइप्स को देख के तुम्हें धीरे धीरे समझ में आएगा। पूरा इसके साथ बने रहना, पूरा समझ में आएगा। अब देखो डिस्टेंस रिले के क्या होता है, देयर आर द फॉलोइंग टाइप्स बट वी रीड 3 टाइप्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्टेंस रिले होते हैं, बहुत अलग अलग तरीके, लेकिन जनरली अपन सेमेस्टर वाइज देखे या बेसिक नॉलेज वाइज देखे तो 3 रिले है ना जनरली मेन होता है। एक तो होता है इम्पिडेंस रिले, दूसरा होता है रिएक्टेंस रिले, तीसरा होता है मोह रिले। ये क्या होती है कि 3 मेन रिले होते हैं। अब है ना जनरली इम्पिडेंस रिले, मतलब इम्पिडेंस टर्म से पता चल रहा है ऐसा रिले जो इम्पिडेंस को मेजर करेगा, यानी MQ यहाँ पे क्या है? मेजरिंग क्वांटिटी। मैं लिख देता हूँ, MQ मतलब मेजरिंग क्वांटिटी, जो इक्वल्स होगी इम्पीडेंस के। मेजरिंग क्वांटिटी क्या होगी इसमें? इम्पीडेंस, यानी ये इम्पीडेंस को मेजर करेगा। अब तुम्हें पता है इम्पीडेंस क्या होता है? V/I, यानी ऐसा इम्पीडेंस जो वोल्टेज और करंट को मेजर करेगा और उसके कंपैरिजंस करके के इम्पीडेंस कैलकुलेट करेगा, और वो इम्पीडेंस लाइन के अक्रॉस कितनी लाइन तक कितना इम्पीडेंस है उसको मेजर करेगा और उसके अकॉर्डिंग प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएगा। कैसे, वो अपन आगे जब इस इंपेडेंस रिले को पढ़ेंगे उसमें बात करेंगे। सेम ऐसे रिएक्टेंस रिले होता है जिसमें मेजरिंग क्वांटिटी क्या होती है? रिएक्टेंस होता है, और ये ना इंडिपेंडेंट होता है R के। ठीक है, इसमें R की वैल्यू से कोई मतलब नहीं रहता। क्यों नहीं रहता, वो अपन जब रिएक्टेंस पढ़ेंगे उसकी बात करेंगे। और मोह रिले क्या होता है? ऐसा रिले जिसकी मेजरिंग क्वांटिटी क्या होती है? एडमिटेंस, और एडमिटेंस तुम्हें पता ही है I/V होता है, यानी जस्ट ये किसका? इम्पिडेंस का उल्टा है। ठीक है, इसमें इम्पीडेंस V/I कैलकुलेट होगा, इसमें I/V कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब अपन इन तीनों को एक एक करके देखते हैं। इस आज जो अपना पार्ट 1 है उसमें अपन इम्पीडेंस रिले की बात करेंगे, पार्ट 2 में रिएक्टेंस, पार्ट 3 में रिले की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इम्पीडेंस रिले की। अब ये इम्पीडेंस रिले भैया क्या कहना चाहता है, देखो इसको पढ़ो। इम्पीडेंस रिले मेजर्स द इम्पीडेंस ऑफ द लाइन एट द रिले लोकेशन, मतलब रिले की लोकेशन से जो इम्पीडेंस रिले है वो उस लाइन के अक्रॉस जो इम्पीडेंस है उसको मेजर करेगा। जहाँ मैंने रिले लगाया है उस रिले की लोकेशन से लेके वो उस लाइन के अक्रॉस जो इम्पीडेंस होगा उसको मेजर करेगा। अब भैया लाइन तो बहुत लंबी होती है, मीटर में किलोमीटर में लाइन है, तो अब इतना सारा धरना मेजर करेगा। तो भैया अपने पावर सिस्टम में एक तो रिले यूज नहीं होता, खूब सारे रिले होते हैं, तो इस रिले की क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, मतलब रिले की सेटिंग पे डिपेंड करता है कि वो कितने डिस्टेंस तक के इम्पीडेंस को मेजर करता है। उसके अकॉर्डिंग अपन वो इम्पीडेंस रिले लगाते जाते हैं, उस पर्टिकुलर उतने डिस्टेंस पे रिले लगाते हैं। ठीक है, अब देखो अगर अपनी ना ये क्या लिखा है, व्हेन द फॉल्ट अकर ऑन द प्रोटेक्टेड लाइन द मेजर इम्पीडेंस इज द इम्पीडेंस ऑफ द लाइन सेक्शन बिटवीन द रिले लोकेशन एंड द पॉइंट ऑफ द फॉल्ट अकरेंस। मतलब क्या कहना चाहता है ये कहना चाहता है, अगर मान लो कोई भी मेरा रिले लगा रखा, मैंने कोई पर्टिकुलर एक लोकेशन पे रिले लगाया, मान लो जैसे यहाँ देखो ये मेरा यहाँ पे रिले लगा हुआ है, ये मेरी ना ट्रांसमिशन लाइन से, ये मेरी ट्रांसमिशन लाइन है, ये मेरा यहाँ पे रिले लगा हुआ है। ठीक है, ये है ना यहाँ तक मेजर कर सकता है, मान लो इसके आगे भी लाइन है, लेकिन ये सिर्फ यहीं तक, यहाँ इस लाइन के बीच में, मतलब इस डिस्टेंस के बीच में अगर कहीं पे भी फॉल्ट अकर होता है, जैसे मान लो यहाँ पे फॉल्ट अकर हो गया, तो ये क्या करेगा, यहाँ से यहाँ तक के बीच के इम्पीडेंस को मेजर करेगा, और मतलब उसके यहाँ तक के इन दोनों के बीच के इम्पीडेंस को मेजर करके ट्रिपिंग सिग्नल को जनरेट करेगा। और ये क्वांटिटी मेजर क्यों करेगा भैया? क्योंकि डिस्टेंस, अब यहाँ पे अपने टर्म देखें ना डिस्टेंस रिले, तो डिस्टेंस रिले यही आता है कि भैया इसका डिस्टेंस यहाँ तक है, इसका एरिया यहाँ तक का ये एरिया है,
ठीक है ना, ये मैं बता देता हूँ। ये देखो यहाँ तक का एरिया, अगर इस एरिया में कहीं पे भी फॉल्ट अगर होता है तो वो उसके बीच के इम्पिडेंस को मेजर करेगा और उसके इम्पिडेंस को मेजर करेगा और देखेगा कि वो इम्पिडेंस इसके डिस्टेंस की लाइन के अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है। अगर वो इम्पिडेंस की वैल्यू जो इसकी सेटिंग का एरिया है उस एरिया के अंदर में आ रहा है, विद इन द एरिया में आ रहा है, तो ये रिले ऑपरेट कर जाएगा। और इम्पिडेंस की वैल्यू अगर इसके एरिया के अंदर की जो सेटिंग है उससे ज़्यादा होता है तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा। ये अभी समझ में नहीं आया हुआ, या आगे जब अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ना उसमें बेहतरीन क्लियर हो जाएगा, या इसके ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे उसमें बहुत अच्छे से ये क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, तो अभी तो सिंपल से इतना से ध्यान रख लो कि इम्पिडेंस रिले क्या करता है कि जहाँ पे अपन ने रिले लगा रखा है और उसके जोन में जहाँ पर फॉल्ट अकर होता है उन दोनों के बीच में इम्पिडेंस को मेजर करता है। यही मैंने यहाँ लिखा है, when the fault occur on the protected line the major impedance is the impedance between the line section between the relay location। जिस लाइन पे फॉल्ट अकर होता है वो और इस जहाँ पर रिले लोकेटेड होता है उसके बीच के इम्पिडेंस को मेजर करता है। यानी इसमें मेजरिंग क्वांटिटी क्या हो गई, इम्पिडेंस। इट इज प्रोपोर्शनल, ये साइन जो है मैंने लगाया ये प्रोपोर्शनल का लगाया। इट इज प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द लाइन। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ ऑफ द लाइन के। अब ये लेंथ ऑफ द लाइन के प्रोपोर्शनल कैसे होता है, ये आगे जब अपन इसकी ऑपरेटिंग क्वांटिटी देखेंगे ना, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ना, तो उसके अंदर जो अपन डेरिवेशंस करेंगे, फॉर्मूला निकालेंगे, उसमें पता चलेगा ये प्रोपोर्शनल कैसे हो रहा है। ठीक है, अब देखो इम्पिडेंस है ना, Z इक्वल्स टू आर भी होता है। इम्पिडेंस में खाली रेजिस्टेंस टर्म भी आती है और इम्पिडेंस में रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस टर्म दोनों आती है। लेकिन जब अपन रिले की टर्मिनोलॉजी की बात करते हैं ना, रिले की टर्मिनोलॉजी, तब अपन दोनों लेते हैं। यानी अपन जब पावर सिस्टम में भी बात करते हैं तब अपन यही दोनों टर्म्स लेते हैं। तो रिले की टर्मिनोलॉजी ले लो या पावर सिस्टम्स की अपन जब भी बात करते हैं तो जो इम्पिडेंस होता है वो रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस के बराबर होता है। ठीक है ना। अब देखो ये जब सब थ्योरी, ये तो थ्योरी सी थी, बेसिक्स थ्योरी थी कि इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अब अपन आगे इसकी बात करते हैं ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स की। ठीक है ना, ये इसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या कहती है, मतलब ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले इसकी वर्किंग देते हैं ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ठीक है, अब अपन को अगर इस इम्पिडेंस रिले की कैरेक्टरिस्टिक्स को रियलाइज करना, देखना क्या कहना चाहता है, तो वो कैसे करेंगे, तो वो क्या होता है, ये रिले कैसे वर्क करता है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स से पहले इसकी वर्किंग देखनी पड़ेगी, यानी ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, तो उसकी बात करते हैं। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जो अपना इम्पिडेंस होता है वो क्या होता है, आई अपॉन बी, सॉरी वी अपॉन आई। अब ये दो टर्म है ना, ये दो टर्म है ना, वी अपॉन आई। तो ये क्या करता है, जो आई है ना उसका, अब लाइन है उसके अंदर करंट वोल्टेज दोनों है, तो वो क्या करता है ऑपरेटिंग प्रिंसिपल, जो करंट है ना उसको अपन कंपेयर करते हैं वोल्टेज एट द रिले लोकेशन, मतलब रिले लोकेशन से जहाँ पर फॉल्ट अकर हुआ है उसके बीच में जो करंट और वोल्टेज है ना उसको मेजर करता है। यानी उसके बीच में जो करंट की वैल्यू है और जो वोल्टेज है उसको कंपेयर करते हैं। मतलब अपन दो क्वांटिटी है ना, करंट और वोल्टेज, उस जहाँ पे फॉल्ट अकर हुआ है, और ये जैसे देखो, ये देखो यहाँ पे फॉल्ट अकर हुआ और ये रिले की लोकेशन है, ये मैंने करा रिले की लोकेशन, इसको लिख दिया एफ मतलब फॉल्ट। तो इसके बीच में जो करंट और वोल्टेज दो क्वांटिटी है, जो करंट और वोल्टेज की दो क्वांटिटी है, इसमें क्या करता है, करंट को कंपेयर करता है वोल्टेज के साथ में। ठीक है, करंट को अपन कंपेयर कराते हैं वोल्टेज के साथ में। तब क्या होता है, जो करंट होता है ना वो क्या प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव टॉर्क। करंट क्या प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव टॉर्क। उस पॉजिटिव टॉर्क को अपन क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग क्वांटिटी। ठीक है ना, ये यहाँ पे ओसी लिखा है, नीचे मैंने लिखा है कि इसको क्या कहते हैं। ठीक है ना, वो भी आगे आ जाएगा। करंट क्या प्रोड्यूस करता है, पॉजिटिव टॉर्क, जिसको अपन कहते हैं ऑपरेटिंग क्वांटिटी। और वोल्टेज क्या प्रोड्यूस करता है, नेगेटिव टॉर्क, जिसको अपन कहते हैं रीस्ट्रेनिंग क्वांटिटी। ठीक है, तो अब है ना करंट और वोल्टेज के करंट टॉर्क जनरेट होता है, तो वो टॉर्क क्या होता है, इस रिले के अंदर टॉर्क जनरेट होता है। ठीक है ना, तो वो क्या होता है, वो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू K1 I स्क्वायर माइनस K2 V स्क्वायर माइनस K3। अब ये K1 K2 K3 क्या है, K1 K2 K3 कुछ नहीं, कॉन्स्टेंट्स है। अब जो K3 है ना ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, और इस K3 की वैल्यू है ना बहुत कम होती है, इसलिए अपन इसको जनरली जब ऑपरेशन इसके आगे डेरिवेशन करते हैं तो इसको नेग्लिजिबल कर देते हैं, अपन इसको हटा देते हैं। ठीक है, अब देखो रिले ऑपरेट कब करेगा, जब अपनी ऑपरेटिंग टॉर्क इज ग्रेटर देन द रीस्टेरिंग टॉर्क से हो जाएगा। मैंने लिखा है ना ओसी मतलब ऑपरेटिंग टॉर्क, रीस्टेरिंग मतलब रीस्टेरिंग टॉर्क, RQ। ठीक है ना, जब अपना ऑपरेटिंग टॉर्क ज़्यादा होगा रीस्ट्रेनिंग टॉर्क से। रीस्ट्रेनिंग मतलब क्या होता है, उसको रोक के रखना, रीस्ट्रेन करना, वापस जिस पोजीशन में उसी में रखना या उसको चेंज नहीं होने देना। ठीक है ना, ऑपरेटिंग मतलब
ऑपरेट कराना टॉर्क में, यानी किसी चीज़ को मूव कराना, ठीक है। तो जब है ना रोकने वाली क्षमता किसी को, अब जैसे सेम अपन इसको एग्जांपल की बात करें, अपन है ना ग्रेविटी से रिलेटेड बात करते हैं, जैसे अपन फिजिक्स में बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं। अब जब अपन है ना किसी चीज़ को धक्का देते हैं, तो जब तक अपन किसी चीज़ को, जैसे मान लो ये पेन है, इस पेन को मैं पीछे से धक्का दे रहा हूँ, तो जब तक आगे वाले फोर्स से ज़्यादा मेरा ये पीछे वाला फोर्स नहीं होगा ना, जब तक ये पेन मूव नहीं करेगा। जब तक मेरा पीछे वाला फोर्स अगर आगे वाले फोर्स से ज़्यादा हो गया तो ये मेरा आगे मूव कर जाएगा। सेम अपन बात करें नाव में। अब जब अपन नाव आग चलाता है, जो नाव चलाने वाला होता है ना, वो जब नाव को आगे चलाता है ना, तो वो एक फोर्स लगाता है पीछे की तरफ, वो डंडिया होती है ना जिससे फोर्स पीछे लगाता है, ठीक है ना। तो वो जब उसका फोर्स पीछे जो लगाता है, वो जब तक फोर्स आगे वाले फोर्स से ज़्यादा नहीं हो जाता ना, जब तक वो नाव आगे नहीं चलती, ठीक है ना। तो सेम वही कंडीशन है, जब तक ऑपरेटिंग टॉर्क अगर ज़्यादा नहीं होगा रीस्टीयरिंग टॉर्क से, है ना, ऑपरेटिंग टॉर्क रीस्टीयरिंग टॉर्क से ज़्यादा नहीं होगा, तब तक रिले ऑपरेट नहीं करेगा। तो रिले की ऑपरेटिंग कंडीशन क्या हो गई? ऑपरेटिंग टॉर्क इज ग्रेटर देन द रीस्टीयरिंग टॉर्क। अब ये जो क्वांटिटी है, करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? पॉजिटिव टॉर्क। वोल्टेज क्या प्रोड्यूस कर रहा है? नेगेटिव टॉर्क। तो पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब वो हो गया ऑपरेटिंग क्वांटिटी। जो भी चीज़ पॉजिटिव टॉर्क प्रोड्यूस कर रही है वो होती है ऑपरेटिंग क्वांटिटी, और जो नेगेटिव टॉर्क वो रीस्टीयरिंग क्वांटिटी, ठीक है। तो जब अपना ऑपरेटिंग टॉर्क इज ग्रेटर देन द रीस्टीयरिंग टॉर्क हो जाएगा, तब अपना क्या करेगा? रिले ऑपरेट करेगा, रिले ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यही हो गई बात। K1I स्क्वायर इज शुड बी ग्रेटर देन, मस्ट बी ग्रेटर देन K2V स्क्वायर, तभी रिले ऑपरेट करेगा। यानी ये मस्ट कंडीशन है, ये कंडीशन अगर फॉलो होती है तभी रिले ऑपरेट करेगा। यानी इसको कह दो तुम मस्ट कंडीशन, ठीक है भाई लोगों। अब ये K1 स्क्वायर आ गया। अब K1 इस K2 को नीचे लिया, K1 अपन K2 हो जाएगा, ग्रेटर देन V1 अपन I स्क्वायर हो जाएगा। अब इस चीज़ को तुम K मान लो, या इसके ना ये जो इसका रूट, इसका स्क्वायर तुम इधर भेज दोगे, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट K1 अपन K2, इसको एक कांस्टेंट मान लो K, ठीक है। कांस्टेंट मान लिया K, ठीक है। तो V1 अपॉन I इज लेस देन K हो गया, और जहाँ पे K क्या था अपना? अंडर रूट ऑफ K1 अपॉन K2, ठीक है। यानी या V अपॉन I क्या होता है? Z, यानी Z इज लेस देन K, और K क्या हो गया यहाँ पे? समाउ कांस्टेंट, और ये अपनी कंडीशन आ गई। जब इम्पीडेंस की वैल्यू लेस देन K होगी, अब K क्या है? K एक कांस्टेंट है जो कि रिले की लोकेशन से एक डिस्टेंस तक होता है। अगर अपन में ना रिलेटेड होगी, यानी ये देखो समाउ कांस्टेंट हो गया, यानी इम्पीडेंस अगर अपन यहाँ से देखें तो इम्पीडेंस प्रोपोर्शनल हो रहा है K, मतलब K के बराबर हो रहा है ना, मतलब अगर K से लेस देन है तो रिले ऑपरेट कर रहा है, और K के बराबर हो जाता है तब तक ऑपरेट करता है। लेकिन K से अगर बड़ा हो जाए, Z अगर K से बड़ा हो जाए तो वो ऑपरेट नहीं करेगा। यानी K क्या हो गई? रिले की सेटिंग हो गई। यानी रिले की सेटिंग का कांस्टेंट कह सकते हैं इसको, हाँ भैया कह सकते हैं। तो यानी अगर रिले की सेटिंग जो अपन ने करी है उसकी वैल्यू से अगर Z की वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो वो ऑपरेट नहीं करेगा, और कम होती है तो वो ऑपरेट कर देगा। यानी वो उसकी जोन के अंदर आ रहा है। किसके अंदर आ रहा है? जोन में। अगर ये कंडीशन फॉलो होगी तो वो उसकी इनसाइड जोन आ रहा है, और फॉलो नहीं होगी, फॉलो होगी, और जब नहीं होगी तो वो क्या होगा? आउटसाइड जोन के बाहर आ रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? रिले जब भी ऑपरेट करेगा जब मेजरिंग इम्पीडेंस इज लेस देन द गिवन कांस्टेंट, मतलब जो भी अपन को एक कांस्टेंट गिवन है अगर इससे लेस होगा तभी रिले ऑपरेट करेगा। क्या लेस होगा? इम्पीडेंस, ठीक है। अब देखो अपन इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। देखो मेन तो कैरेक्टरिस्टिक IV कैरेक्टरिस्टिक ये बनती है, लेकिन अगर अपन को बेटर तरीके से अगर अपन को रियलाइज करना होता है ना इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को, इम्पीडेंस लेगी, तो अपन RX डायग्राम देखते हैं, और ये इसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं, इसको बात करते हैं IV कैरेक्टरिस्टिक। अब इसकी IV कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? जनरली स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है। जो इससे अबाउट द रीजन होता है ना वो होता है पॉजिटिव टॉर्क रीजन, और ये होता है नेगेटिव टॉर्क रीजन, और ये इसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स आती है, ठीक है। लेकिन इसकी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स या ओरिजिन से देखो तो कुछ बैंड हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे ये कुछ बैंड हो रही है। क्यों बैंड हो रही है? क्योंकि एक कांस्टेंट मैंने बताया ना K3 जिसकी वैल्यू बहुत कम होती है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, तो वो क्या होता है? वैल्यू तो बहुत कम होती है, लेकिन उस थोड़ी सी वैल्यू के कारण क्या होता है? जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो ओरिजिन से थोड़ी सी बैंड हो जाती है। इसलिए ये क्या है? इसकी जो ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कुछ यूँ चलती है, ठीक है। इसको बेटर तरीके में से अपन समझने की कोशिश करें तो उसको देखते हैं RX डायग्राम में।
RX डायग्राम अपन को क्या बताता है। अब देखो यहाँ पे अपन को एक कांस्टेंट मिला था z इज लेस देन k, यानी 3 कंडीशन आती है, इससे अपन को 3 कंडीशन का पता चलता है। अब वो 3 कंडीशन क्या है, एक तो हो गया z इज इक्वल टू k, मतलब जब z की वैल्यू उस कांस्टेंट के बराबर हो जाएगी तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करती है, एक सर्किल को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, अब जब z की वैल्यू लेस देन k होगी, ठीक है, इस z की वैल्यू लेस देन k होगी, इसका मतलब क्या हो गया, एरिया इनसाइड द सर्किल। 3 ही तो कंडीशन है, एक सर्किल के अंदर, सर्किल के बाहर, 3 ही तो कंडीशन है। तो जब z इक्वल टू k होगा तो ये सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। अब जब z लेस देन k होगा तो वो सर्किल के इनसाइड के एरिया को रिप्रेजेंट कर रही है, और जब z इज ग्रेटर देन k हो जाएगा तब वो आउटसाइड द रीजन को बात करती है। यानी आउटसाइड द रीजन को अपन ब्लॉक एरिया कहते हैं, इनसाइड द ट्रिपिंग को कहते हैं, और ये जो z इक्वल टू k पे बन जाता है वो इम्पिडेंस का सर्किल डायग्राम है z। ठीक है, यानी यहाँ पे k की वैल्यू किसके बराबर होगी, z के, जो z इक्वल टू k, इसलिए ये सर्किल यहाँ पे ड्रॉन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करो। अब है ना इसमें क्या, और ये फाई क्या है, फेज एंगल है वोल्टेज और करंट के बीच में। फाई क्या है, फेज एंगल वोल्टेज और करंट के बीच में। ठीक है ना, वोल्टेज और करंट के बीच में क्या है, फेज एंगल है। लेकिन अब अपने का जो ये फॉर्मूला निकला था z इज लेस देन k, ये डिपेंड कर रहा है फाई पे, नहीं कर रहा है। तो ये डिपेंड नहीं कर रहा ना, इसका मतलब ये फाई से जो इम्पिडेंस रिले की जो वर्किंग है ना, ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो इंडिपेंडेंट होती है फाई से। मतलब फाई की वैल्यू चेंज होने पे इम्पिडेंस रिले की वर्किंग पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, वो उसको कोई मतलब नहीं है फेज एंगल कम हो, ज़्यादा हो, बढ़े या क्या करे, क्योंकि इसके ऑपरेशन उस पर डिपेंड करता ही नहीं है, इंडिपेंडेंट होता है फेज एंगल से। ठीक है, अब देखो ये अपना सर्किल बना z इक्वल टू k पे। अब मान लो ये, यानी ये रिले की जोन हो गई, इस जोन के अंदर अगर कोई भी फॉल्ट अगर होता है ना तब तो रिले ऑपरेट करेगा। जैसे मान लो ये जोन है, ये सर्किल पूरी जोन हो गई, इसके बीच में यहाँ पे कहीं फॉल्ट अगर हो गया, ठीक है, ये फॉल्ट फॉल्ट अगर हो गया, यहाँ पे फॉल्ट अगर हो गया तो ये इसकी जोन के अंदर आ रहा है, तो इसके बीच में जोन के अंदर आ रहा है, यानी यहाँ पे क्या है, जो भी गिवन सेटिंग है या गिवन कांस्टेंट है k, उससे z है ना लेस देन है। ठीक है, यानी जब फॉल्ट अंदर हुआ तो उस टाइम क्या आया था, z लेस देन k है, यानी रिले ऑपरेट करेगी तो ट्रिपिंग सिग्नल सेंड करेगी सर्किट ब्रेकर को, और सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर देगा। ठीक है, वहीं अगर फॉल्ट यहाँ अगर होता है तब भी वो उसकी जोन पे आ रहा है तो भी रिले ऑपरेट करेगा। लेकिन अगर ये आउटसाइड फॉल्ट ही मान लो यहाँ अगर हुआ तब क्या हो गया, z की वैल्यू ग्रेटर देन k हो गई। अब जब z की वैल्यू ग्रेटर देन k हो गई तो रिले ऑपरेट नहीं करेगा, यानी अब यहाँ पे ये वाला रिले तो ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन जो पावर सिस्टम में दूसरा रिले लगा होगा जो इस जोन में आ रहा होगा वो ऑपरेट करेगा। यहाँ पे ये वाला रिले ऑपरेट नहीं करेगा। ठीक है, और एक और चीज़, ये इसकी ऑपरेटिंग टाइम कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये है डिस्टेंस और ये है ऑपरेटिंग टाइम। OT मतलब ऑपरेटिंग टाइम। ऑपरेटिंग टाइम मतलब क्या हुआ, ऑपरेटिंग टाइम मतलब ऐसा टाइम जो रिले को ऑपरेट करने में लगता है। मान लो कोई भी चीज़ हुई, फटाफट है, तुम पलक भी झपकाते हो तो पलक झपकाने में भी कुछ सेकंड का टाइम लगता है, कुछ माइक्रो सेकंड, मिली सेकंड या कुछ सेकंड्स का टाइम लगता है। वो सेकंड्स क्या होता है, उसका वर्किंग टाइम। तो यही रिले का ऑपरेटिंग टाइम, मतलब फॉल्ट अगर होते ही उसको सिग्नल सेंड करने में कितना टाइम लगेगा। तो देखो ये कुछ एक पर्टिकुलर फिक्स टाइम होता है कि इस डिले के बाद ही ऑपरेट करेगी। और देखो ये एक कांस्टेंट है, यानी अगर मेरा फॉल्ट इतने से डिस्टेंस पे हो या इतने डिस्टेंस पे हो या इतने डिस्टेंस पे हो, मतलब अगर रिले के पास में फॉल्ट अगर होता है तब भी उसको उतना ही टाइम लगेगा, या फॉल्ट रिले से दूर होता है तब भी उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना पास में फॉल्ट क्लियर होने पे लग रहा था। यानी इससे ये पता चल गया कि है ना ऑपरेटिंग टाइम, जो टाइम डिले है रिले को ऑपरेट करने का टाइम है, वो इंडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस है, यानी इंडिपेंडेंट टू डिस्टेंस ऑपरेटिंग टाइम। क्यों, क्योंकि देखो ऑपरेटिंग टाइम इज द इंडिपेंडेंट टू द डिस्टेंस, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे फॉल्ट अगर होता है तब भी उसको इतना ही टाइम लग रहा है, यहाँ पे अगर हो रहा है तब भी उसको इतना ही टाइम लग रहा है, और यहाँ पे अगर हो रहा है तब भी, यानी जो ऑपरेटिंग टाइम है वो इंडिपेंडेंट ऑफ द डिस्टेंस है। मतलब कितने भी डिस्टेंस पे फॉल्ट अगर हो, रिले को उतना ही टाइम लगेगा जितना उसका टाइम डिले है या उसकी जो सेटिंग है ऑपरेट होने के लिए, उसको जो कितना टाइम चाहिए उतना ही टाइम लगेगा, चाहे उसके एकदम पास में हो या उससे दूर हो। उसकी जोन में कहीं पे भी फॉल्ट अगर होगा उसको उतना ही टाइम लगेगा जितना उसके ऑपरेटिंग टाइम है। ठीक है, तो ये पूरा था
इम्पीडेंस रिले के बारे में। इम्पीडेंस रिले क्या होता है और क्या कहना चाहता है, कैसे काम करता है, कब उसकी जोन में आता है, कब उसकी जोन में नहीं आता। तो ये पूरा था इम्पीडेंस रिले। ये अपना पार्ट फर्स्ट खत्म। अब अपन कल नया स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड, जिसमें अपन रिएक्टेंस रिले की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।